नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जॉब एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी, बल्कि बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। और बाणभट्ट कौन था? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। और बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो काशी की राजधानी डैश थी? जी हाँ, काशी की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी काशी की राजधानी थी। वहीं बात करें अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा अंग की राजधानी थी। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, आर्य समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन किस वर्ष हुई थी? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन हुई थी। तो ये आप याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति कब से कब तक थे? जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब से कब तक थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 से 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो इनमें से कौन सा आयरलैंड के संविधान से नहीं अपनाया गया? जी हाँ, निम्न में से किसे आयरलैंड के संविधान से नहीं अपनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का महाभियोग जो है ये आयरलैंड के संविधान से नहीं अपनाया गया है, बल्कि यूएसए के संविधान से अपनाया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। वहीं बात करें ऑप्शन ए का, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये तीनों पॉइंट जो है आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुँचा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। आज का 8 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं और निर्वाचित नहीं होते हैं? जी हाँ, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं और निर्वाचित नहीं होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य। जी हाँ, शून्य। लोकसभा में शून्य सदस्य मनोनीत होते हैं और निर्वाचित नहीं होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता है। और बात कर ले लोकसभा का, तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आज का 9 नंबर प्रश्न को। तो भारत बात करिए 9 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय राष्ट्रीय गीत डैश से लिया गया है? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय गीत निम्न में से किसे लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ से लिया गया भारतीय राष्ट्रीय गीत। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करिए 10 नंबर प्रश्न का, तो नगर कोझिकोड कहलाता था? जी हाँ, नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कालीकट कहलाता था नगर कोझिकोड। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो विजय घाट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? जी हाँ, विजय घाट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का समाधि स्थल है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है विजय घाट। तो आपसे प्रश्न घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि विजय घाट निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति के समाधि स्थल को कहा जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को। तो ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बात करिए 12 नंबर प्रश्न का, तो किसे झांसी की रानी कहा जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे झांसी की रानी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी कहा जाता है, जो मराठा रियासत की रानी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 13 नंबर प्रश्न को। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था और उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था और उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकाता अधिवेशन में लाला लाजपत राय जो थे अध्यक्ष थे। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें आज का 14 नंबर प्रश्न का, तो मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? जी हाँ, मैक-मोहन रेखा निम्न में से किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है मैक-मोहन रेखा। तो आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो भारत और चीन का। तो ये आप याद रखिए। चलिए देख लेते हैं आज का 15 नंबर प्रश्न को। तो आज का 15 नंबर प्रश्न है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? जी हाँ, गारो पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय राज्य में स्थित है गारो पहाड़ियाँ। तो ये आप याद रखिएगा। बात करिए 16 नंबर प्रश्न का, तो बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, बॉम्बे हाई जो है निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है बॉम्बे हाई। तो ये आप याद रखें। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें आज का 17 नंबर प्रश्न का, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जी हाँ, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक शिक्षा के मानकों में सुधार लाना चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1969 से 1974 तक। तो ये भी आप याद रखें। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। साथियों, अगर आपको आज का सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने भाइयों और बहनों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जो लोग बिहार एसएससी 2023 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि निम्नलिखित में से वो कौन से ग्रह है जिसे सुबह का तारा या शाम का तारा के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के रूप में जाना जाता है, यानी शाम के तारा और भोर के तारा के रूप में जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का 19 नंबर प्रश्न को। तो आज का 19 नंबर प्रश्न है, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? जी हाँ, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष पेश की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1988 में सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 9 जून 1983 में सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 20 नंबर प्रश्न को। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। बात करें आज का 21 नंबर प्रश्न का, तो सेलुलोज किस प्रकार का पोषक तत्व है? जी हाँ, सेलुलोज जो है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का पोषक तत्व है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, और बात कर ले आज का 22 नंबर प्रश्न का। तो आज का 22 नंबर प्रश्न है, जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? जी हाँ, जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, ये आपको पढ़ करके पहचान करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, जल निकायों में अवांछनीय पदार्थ मिलाना, मवेशियों के शवों को नदी में बहाना, जल निकायों से वांछनीय पदार्थों को हटाना जो है जल प्रदूषण का कारण है। तो ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में मिल सकते हैं देखने के लिए। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो घाव भरने में सबसे सहायक विटामिन जो है
कौन सा है? जी हाँ, घाव यानी जख्म भरने में सबसे सहायक विटामिन जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी जो है घाव भरने में सहायक विटामिन है, तो ये आप याद रखिएगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 24 नंबर प्रश्न को। तो आज का 24 नंबर प्रश्न है, टाइफाइड डैश के कारण होता है? जी हाँ, टाइफाइड जो होता है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका सही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जीवाणु के कारण होता है टाइफाइड, तो ये आप याद रखिएगा। और बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो बच्चों में अस्थायी दांत डैश की आयु में दिखाई देने लगते हैं? जी हाँ, बच्चों में अस्थायी दांत जो दिखाई देने लगते हैं किस वर्ष की आयु में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब 6 वर्ष के हो जाते हैं बच्चे, तब उनमें अस्थायी दांत दिखाई देने लगते हैं। और एक ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि शिशु में कितनी हड्डियों की संख्या होती है? तो 300, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक स्वस्थ मनुष्य में कितनी हड्डियों की संख्या होती है? तो 206, तो ये भी आप याद रखें। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करिए 26 नंबर प्रश्न का, तो फ्लोएम एक उत्तक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? जी हाँ, फ्लोएम एक उत्तक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा। नहीं याद है तो आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पौधों में। जी हाँ, पौधों में फ्लोएम एक उत्तक है जो पौधों में पाया जाता है। और बात कर ले 8 नंबर प्रश्न का, तो कोल तार में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक पाया जाता है? जी हाँ, कोल तार में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी इनमें से सभी। बेंजीन, एनिलीन और एंथ्रासीन जो है कोल तार में पाया जाने वाला यौगिक है, तो ये आप याद रखिएगा। ये तीनों का नाम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें आज का 28 नंबर प्रश्न का, तो धोवन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, धोवन सोडे का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? निम्नलिखित में से क्या है धोवन सोडे का रासायनिक नाम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा का रासायनिक नाम होता है। और इसका सूत्र की अगर बात करें तो Na2CO3 रासायनिक सूत्र होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। जी हाँ, ये आप याद रखिए, एल्यूमिनियम। जब 30 नंबर प्रश्न का, तो तारपीन के तेल को डैश द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? जी हाँ, तारपीन के तेल को निम्नलिखित में से कौन सी विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है या किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भाप आसवन विधि के द्वारा तारपीन को तेल को शुद्ध किया जा सकता है। और आज का 31 नंबर प्रश्न है, वर्षा मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, वर्षा मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रेन गेज का प्रयोग किया जाता है वर्षा मापने के लिए। बात करें 32 नंबर प्रश्न का, तो पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? जी हाँ, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के केंद्र पर जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। देख लेते हैं आज का 33 नंबर प्रश्न को। तो आज का 33 नंबर प्रश्न है, जूतों के सोल को खांचेदार क्यों बनाया जाता है? जी हाँ, जूतों के सोल जो होते हैं उसे खांचेदार जो है क्यों बनाया जाता है? तो आप कहिएगा कि सर, घर्षण को बढ़ाने के लिए जूते के सोल को खांचेदार बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करिए आज का 34 नंबर प्रश्न का, तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? जी हाँ, क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो है ज़्यादातर निम्नलिखित में से कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेफ्रिजरेटरों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। बात करें आज का 35 नंबर प्रश्न का, तो परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? जी हाँ, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम जो है परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको आज के क्लास के वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर ज़रूर करें, जो लोग बिहार एसएससी 2023 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।